हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा डाकेज नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम कारकों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि C3 और C4 पौधों में मुख्य अंतर क्या है। क्योंकि अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग आते हैं तो पहले C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस दिया हुआ है, फिर उसके पश्चात कारक दिए हुए हैं। बट प्रभावित करने वाले कारक जो है वो थ्योरी के लिए भी प्लस आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण रूप से। जब हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप याद रखिए ब्लैकमेन्स का सीमाकारी सिद्धांत हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह सिद्धांत जो है वो बार बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम प्रारंभ करते हैं कारक। पहले हम पढ़ते हैं प्रभावित करने वाले कारक जो है। यह कारक मुख्य रूप से दो प्रकार के श्रेणी में विभाजित किए गए हैं, जिसको हम सामान्यतः कह रहे हैं बाह्य कारक एवं आंतरिक कारक। पहले कारकों का हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में स्टडी करते हैं, फिर हम स्टडी करते हैं किसको, ब्लैकमेन्स के सीमाकारी सिद्धांत को। तो बाह्य कारक देखिए, एक आप पढ़ रहे हैं कि प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक है बाह्य कारक। बाह्य कारकों को ही हम सामान्य रूप से कहते हैं वातावरणीय कारक। तो मुख्य रूप से आप याद रखिएगा बाह्य कारक। और एक हम पढ़ रहे हैं पौधे के कोशिकाओं के अंदर जो विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना हम देख रहे हैं, पत्ती की अपनी स्वयं का सतह है, जो जिन पत्तियों की सतह अधिक होगी उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी जो होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो ये कुछ कारक है जो कि पौधे के स्वयं के अपने आंतरिक कारक कहलाते हैं। अब बाह्य कारक जब हम पढ़ रहे हैं तो बाह्य कारकों में देखिएगा, एक आपका आता है वातावरणीय कारक और दूसरा आपका है एडेफिक कारक। आप पढ़ते हैं तो वातावरणीय कारक आप याद रखिएगा, वातावरणीय कारक का मीनिंग है कि तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, फिर आप जल की उपस्थिति, अनेक कारण आप पढ़ रहे हैं, ये समस्त कारक वातावरणीय कारक है। एक और अन्य कारक पढ़ते हैं जिसको कि हम कह रहे हैं एडेफिक कारक या मृदा के कारक। मृदा कारक को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से एडेफिक कारक होते हैं। तो जब हम एडेफिक कारक पढ़ रहे हैं तो एडेफिक कारक मतलब मुख्य रूप से याद रखिए कि मिट्टी अथवा मृदा से संबद्ध जो कारक है वह कारक आपके एडेफिक कारक कहलाते हैं। अब वातावरणीय कारकों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कारक हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। दूसरा कारक है तापमान। सीमाकारी सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं तो सीमाकारी सिद्धांत के अनुसार याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता एक महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक है। क्यों वह है ये हम बाद में पढ़ते हैं। तो तापमान आप याद रखिए दूसरा कारक है। और तीसरा आप पढ़ते हैं, जब आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं तो तीसरा आप यहाँ पे याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तापमान और वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसका कहीं कोई कार्य नहीं होता है। फिर आप पढ़ते हैं जल की उपस्थिति। जल की उपस्थिति मुख्य रूप से याद रखिए किससे संबंधित है, एडेफिक कारक है, मृदा से संबद्ध कारक है। क्योंकि पौधों में जो जल है वो जड़ों के द्वारा अथवा रूट्स के द्वारा मिट्टी से अवशोषित होता है। तो जब आप नेक्स्ट कारक पढ़ते हैं एडेफिक कारक में, अगर आप पहला अथवा बाह्य कारकों में आप कह सकते हैं कि फोर्थ टाइप का फैक्टर आप पढ़ रहे हैं, तो फोर्थ यहाँ पे याद रखिए जल की उपस्थिति। जल की उपस्थिति एक अन्य कारक है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। दूसरा मिट्टी की गुणवत्ता। मिट्टी की गुणवत्ता सामान्यतः बुक्स में यह दिया हुआ नहीं है, बट याद रखिए जब मिट्टी पोरस होगी, छिद्र युक्त होगी, तो उस मिट्टी में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है और परिणाम स्वरूप जड़ें अथवा जड़ों की जो कोशिकाएं अधिक से अधिक मात्रा में जल को अवशोषण करना
प्रारंभ करती हैं। तो ये मुख्य कारक याद रखिए। इसके अलावा सॉइल का पीएच है, सॉइल का तापमान है, ये सब भी अन्य कारक हैं जो कि किसके अंतर्गत आएंगे, मृदा से संबंधित एडिफिक कारक होते हैं। जब आप आंतरिक कारक पढ़ते हैं, आंतरिक कारकों में फर्स्ट आप याद रखिएगा हरित लवक की उपस्थिति या हरित लवक का फ्रीक्वेंसी या प्रतिशतता आप कहते हैं। तो एक कारक आंतरिक कारक है हरित लवक। दूसरा आंतरिक कारक आप पढ़ते हैं पत्ती की संरचना, कि पत्ती किस प्रकार की उपस्थित है। सामान्य पत्ती पौधों में पत्ती आपकी सामान्य होती है, जबकि जीरोफिटिक अथवा मरुद्भिद पौधों में आप पढ़ते हैं कि थिक क्यूटिकल वहां पर पाई जाती है। स्टोमेटा गर्त में उपस्थित होते हैं और अन्य जो है कि मीजोफिल अथवा मीजोफिल की कोशिकाओं में रेजिन की डक्ट अथवा म्यूसिलेज श्लेष्म कैनल्स या श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। और परिणाम स्वरूप वहां पे जो थिक पत्ती की संरचना है या पत्तियां अत्यधिक मोटी होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर में थोड़ी कमी पाई जाती है। तो पत्ती की संरचना आप याद रखिए। और तीसरा आप कारक याद रखिएगा, तीसरा कारक आप जो पढ़ते हैं पत्ती का सरफेस एरिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा पत्ती की सतह का क्षेत्रफल, ये पार्ट आप याद रखिए। प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक कारक हमेशा प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब जब आप ये पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम आते हैं ब्लैकमेन्स के सीमाकारी सिद्धांत की तरफ। बुक में पहले दिया हुआ है सिद्धांत। अब यहाँ पे आप देखिए ब्लैकमेन्स का सीमाकारी सिद्धांत किस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त हो रहा है। वह प्रक्रिया है जो कि एक से अधिक कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अनेक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। अतः जब हम पढ़ते हैं सीमाकारी सिद्धांत, सीमाकारी सिद्धांत का मीनिंग होता है, सीमाकारी सिद्धांत का अर्थ है कि जब एक ही प्रक्रिया अनेक कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है, तब उस प्रक्रिया में वह कारक जो कि सबसे कम मात्रा में आवश्यक होता है, ध्यान से पढ़िएगा, लिमिटिंग फैक्टर हम कह रहे हैं क्योंकि अनेक कारकों में कोई एक कारक अवश्य रूप में इस तरह होता है कि जो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में या बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, और वही कारक जो कि अत्यंत कम मात्रा में आवश्यक है, वही कारक बाकी अन्य कारकों के ऊपर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। अर्थात कि प्रक्रिया की जो दर है अथवा प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी, वह दर उस कारक के द्वारा नियंत्रित होगी जो कारक अत्यंत कम प्रतिशतता में या अत्यंत कम मात्रा में या सीमा में आवश्यक होता है। तो जब आप अलग अलग कारक पढ़ते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कारकों में देखिएगा, तापमान आप सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य में उच्चतम दर पर पाई जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है 40 डिग्री के बाद प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आने लगती है, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान बढ़ने पर जो क्लोरोफिल है वो धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ होता है। क्यों नष्ट होगा? क्योंकि क्लोरोफिल एक प्रकार का प्रोटीन होता है और प्रोटीन हम पढ़ते हैं कि उच्च ताप पर अपना स्वरूप नष्ट करना प्रारंभ करते हैं। तो ये पार्ट आप याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 0.03% की जो सांद्रता है वो सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यक होती है, और इस सांद्रता के बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना प्रारंभ होती है तो वह स्टोमेटा में या रंध्रों में आप याद रखिए एब्सेसिक अम्ल का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टोमेटा पार्शियली बंद होना प्रारंभ होते हैं और गैसीय विसरण जो प्रकाश संश्लेषण के समय है वो होना पूर्ण रूप से बंद होता है। जब गैसीय विसरण प्रकाश संश्लेषण में बंद होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर में अपने आप कमी होती है। तो यहाँ जितने भी कारक पढ़ते हैं उनमें सबसे कम मात्रा आपको किसकी आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहला सीमाकारी कारक होता है। तो सीमाकारी सिद्धांत अगर आप पढ़ते हैं
तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो कि कारकों के प्रभाव को प्रक्रिया पर प्रदर्शित करता है। इसको हम कहते हैं ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत अथवा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जो सीमाकारी सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार आप याद रखिएगा, ब्लैकमैन के सीमाकारी सिद्धांत के अनुसार जब कोई विशिष्ट प्रक्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण अनेक कारकों से प्रभावित होती है, तब वह कारक जो अत्यंत कम मात्रा में, ये पार्ट याद रखिएगा, कम मात्रा में आवश्यक है अथवा उपस्थित है, वह अन्य कारकों को वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा कि वह कारक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करना प्रारंभ करेगा, नियंत्रित करना। मीनिंग इसका ये है कि मान लीजिए पूरे के पूरे कारक आपके कैसे हैं, फेवरेबल है अथवा अनुकूल है, परंतु अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अनुकूल नहीं है, अगर समस्त कारक हम कह रहे हैं कि सभी के सभी कारक जितने भी है वो फेवरेबल है अथवा अनुकूल है, परंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है वह सांद्रता आपके पास कैसी है, प्रतिकूल, मतलब अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है या आवश्यकता से बहुत कम सांद्रता है। उस परिस्थिति में याद रखिए, भले ही पूरे के पूरे जो कारक हैं वो अनुकूल होने के पश्चात भी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता चूंकि प्रतिकूल है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने के बजाय क्या होने लगेगा, प्रकाश संश्लेषण की दर धीरे धीरे कम होना प्रारंभ होती है। और इसके विपरीत अगर दो कारक प्रतिकूल अवस्था में है परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर अनुकूल है, उस अवस्था में प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, इन दो प्रतिकूल कारकों के द्वारा नियंत्रित न होके कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के द्वारा नियमित होगी, या कोई भी अन्य जो सीमाकारी कारक किसी अन्य प्रक्रिया के लिए होगा उसके लिए होती है। तो ये पार्ट आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सीमाकारी कारक का कार्य करती है, क्योंकि यही एक अकेला ऐसा कारक है जो कि अत्यंत कम सांद्रता में अथवा अत्यंत कम प्रतिशतता में आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के बाद अगर दूसरा कारक आपका सीमाकारी के रूप में क्वेश्चन में पूछा जाता है तो तापमान आप याद रखिएगा कि तापमान जो है वो दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारक है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। थ्योरी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको सीमाकारी सिद्धांत याद रखना है, कौन सा कारक है वो याद रखना है। थ्योरी में जिन बच्चों को पढ़ना है वो याद रखिए कि ये जितने भी कारक हैं वो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हम समाप्त करते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं कि मुख्य रूप से जो C3 और C4 पादप हमने पढ़ा था उनमें मुख्य रूप से क्या अंतर पाए जाते हैं। बहुत शॉर्ट में हम पढ़ेंगे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट है आपका उस चैप्टर का, तो स्किप हम नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि C3 एवं C4 पौधों में मुख्य अंतर। तो C3 प्लांट शॉर्ट में ही पढ़ेंगे हम लोग, और C4 प्लांट, क्योंकि अब आप पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ पे C3 प्लांट जब हम पढ़ रहे हैं तो C3 प्लांट में याद रखिए केल्विन चक्र उपस्थित है। C4 प्लांट में हम कह रहे हैं H एवं स्लैग चक्र अथवा C4 चक्र उपस्थित होता है। मुख्य एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन पौधों की पत्तियों में जो एंजाइम उपस्थित है, एंजाइम आप याद रखिए यहाँ पर उपस्थित है रुबिस्को
एंजाइम, ठीक है। परंतु अगर C4 में आप पढ़ते हैं तो C4 में एक तो आप पढ़ रहे हैं पेप्केज एंजाइम उपस्थित है, और पेप्केज के साथ साथ रुबिस्को एंजाइम भी आप याद रखिएगा C4 प्लांट में उपस्थित होता है। तो रुबिस्को सार्वत्रिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीनेशियस एंजाइम है, इसलिए हम पढ़ते हैं कि समस्त जीवित जगत में उच्चतम मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन रुबिस्को होता है। दूसरा, अगर आप कोशिकाओं की बात करते हैं कि किन कोशिकाओं में C3 चक्र मिलता है, तो C3 चक्र यूनिवर्सली आप याद रखिए पत्ती की समस्त कोशिकाएं जिनको हम कह रहे हैं मीजोफिल में उपस्थित है। C4 प्लांट में याद रखिएगा, C4 प्लांट में जो है वो आपको मीजोफिल में चक्र प्रारंभ हो रहा है, और मीजोफिल के साथ साथ फूल आच्छाद अथवा बंडल शीत की कोशिकाओं में भी चक्र की कुछ प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं यहाँ प्रयुक्त हो रही है। यहाँ पर केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं में C3 चक्र पूर्ण होता है। आप अगर पढ़ते हैं कि पहला ग्राही कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ग्राही आप याद रखिए, ग्राही यहाँ पर है अपना RuBP, यहाँ पर हम ग्राही पढ़ते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ग्राही में कार्बन की संख्या अगर आप देखते हैं तो RuBP याद रखिए 5 कार्बन से निर्मित यौगिक है, PEP आप याद रखिएगा 3 कार्बन से निर्मित यौगिक होता है। पहला स्थायी उत्पाद अगर आप C3 और C4 का पढ़ते हैं तो पहला स्थायी उत्पाद आप याद रखिएगा C3 पौधों में पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन के 3PGA यौगिक है। तो 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हम पढ़ रहे हैं और ग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। 3 कार्बन का यौगिक है 3PGA यहाँ पर, और यही कारण है कि हम यहाँ पे चक्र को या पौधों को क्या कह रहे हैं, C3 चक्र या C3 पादप कहते हैं। C4 प्लांट में अगर आप पढ़ते हैं तो C4 प्लांट में याद रखिए 4 कार्बन का पहला स्थायी उत्पाद है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये पार्ट आप मुख्य रूप से याद रखिएगा। अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण का प्रतिशत देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण का अनुपात या उसकी पौधे की जो क्षमता है, तो यहाँ पे याद रखिए जो C3 प्लांट है ये सामान्य क्षमता प्रदर्शित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने की, परंतु C4 पौधे आप याद रखिए C4 पौधों में उच्च क्षमता होती है। उसका कारण है कि C4 में अपने खुद के C4 चक्र के साथ साथ फूल अच्छत कोशिकाओं में C3 चक्र भी पाया जाता है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट की द्विरूपता। तो द्विरूपता आप याद रखिए, द्विरूपता को ही हमने पढ़ा था क्रेंज एनाटोमी। तो क्रेंज एनाटोमी आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, यहाँ पर C3 प्लांट में अनुपस्थित है। C4 पौधों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण होता है, मुख्य अभिलक्षण C4 पौधों का आपका है क्रेंज एनाटोमी या क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक की द्विरूपता। तापमान के प्रति अगर आप पढ़ रहे हैं तो तापमान का जो प्रभाव है, C3 पौधे सामान्य ताप पर ही क्रिया करते हैं या सामान्य ताप पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं, परंतु C4 पौधे हम जब पढ़ रहे हैं तो C4 पौधे देखिएगा उच्चतम ताप पर भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। और एक लास्ट डिफरेंस याद रखिए जो हमने लास्ट सेशन में ही पढ़ा है कि प्रकाशीय श्वसन किसका लक्षण है। तो प्रकाशीय श्वसन आप याद रखिएगा, प्रकाशीय श्वसन केवल और केवल C3 पौधों में उपस्थित होता है। C4 पौधों में प्रकाशीय श्वसन अथवा फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नियंत्रित करते हैं। C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है, अतः यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम और ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ेगी C3 पौधों में प्रकाशीय श्वसन होना प्रारंभ हो जाता है।
तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो डिस्कस करने थे। कुछ बच्चे जो थ्योरी का एग्जाम दे रहे हैं वो C3 और C4 चक्र को प्रिपेयर करिए, और थ्योरी एग्जाम के लिए ये अंतर मुख्य रूप से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि आपका थ्योरी एग्जाम के लिए ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है आपका इस चैप्टर का। ठीक है, इन 2 टॉपिक्स के साथ मैं आज अपना सेशन कंप्लीट करूंगी, प्लस जो लास्ट फ्यू सेशन से हम लोग प्रकाश संश्लेषण का चैप्टर स्टडी कर रहे थे वो चैप्टर भी अब अपना आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है नीट के लिए, भले ही अब देखिए आपको लग रहा होगा कि नीट 2021 में हमको देना है, अभी बहुत टाइम है, बट अगर आप सिलेबस को फ्रेगमेंट करिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो हार्डली आपको एक एक चैप्टर के लिए कुछ ही दिन मिलेंगे अगर आप ऑनेस्टली नीट 2021 को एक ही बार में क्लियर करना है आपको और एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। मीडियम से कोई फर्क नहीं होता है, मैं काफी सालों से इस प्रोफेशन में हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो ये माइंड से निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो आप कुछ डिफिकल्टी फेस करेंगे या आपको हिंदी मीडियम के कारण एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत आपकी है, सिलेक्शन आपका है, आपको कहाँ कितने लेवल पे सिलेक्ट होना है, कितनी मेहनत आपको करनी है वो आपके पास है और आपके हाथ में है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रकाश संश्लेषण के चैप्टर से क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे श्वसन। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है श्वसन का चैप्टर है, क्योंकि सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में नीट 2021 के लिए जो स्टार्ट किया है, और कुछ पोर्शन जो है वो धीरे धीरे फिर हम आएंगे कहाँ पर, जो आपके कुछ कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ये जो यूनिट है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो पहले हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका श्वसन से रिलेटेड चैप्टर। तब तक नेक्स्ट सेशन तक सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट रहना है, हार्डवर्क करते रहना है, और जो नए बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं चैनल के साथ उन सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करना है। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।